सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें 8 पे कमीशन की यानी 8वें वेतन आयोग की। तो 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक आदेश जो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है या बार बार आ रहा है, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन करेंगे। आज आप सभी जानते हैं 7th पे कमीशन अभी हमें मिल रहा है। अब बारी है, हर प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन लागू किया जाता है। 7th पे कमीशन लागू है, अब 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। अब लागू होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो ये कब से लागू होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। ये आदेश 3 जून 2024 को जारी किया गया है और ये किससे लिखा गया है उसके बारे में भी आपको बता दें कि ये द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली को लिखा गया है। और यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है कि इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंस पेंशन एंड अदर बेनिफिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये पत्र लिखा है शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी की तरफ से। ये पत्र जब से आया है तो दोस्तों सभी में इसी बात की कंफ्यूजन है कि क्या ये 8 पे कमीशन या ये 8 पे सेंट्रल पे कमीशन लागू होगा। अगर लागू होगा तो कब से लागू होगा, इसमें अलाउंस पे कितना रहेगा, तो ये सभी बातें हैं। इसके लिए दोस्तों हमने इसकी पूरी छानबीन की और इस आदेश का जो सारांश है क्या वो क्या कहता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इस आदेश को हमने पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद जो जानकारी हमारे सामने आई उसके बारे में चर्चा करेंगे और मेन पॉइंट इसके बारे में, यानी इस आदेश, इस परिपत्र जो जारी किया गया है उस पत्र के बारे में मेन पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में भी आपसे साझा किए जाएगी। इस आदेश को सारांश के रूप में बताऊं तो आपको बता दें कि 7th पे कमीशन यानी 7वां जो केंद्रीय वेतन आयोग था उसकी सिफारिशें सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। लेकिन कर्मचारी पक्ष ने 7th पे CPC और उसके बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपये प्रति माह की गणना LIC मानदंड और डॉक्टर अक्रोड फॉर्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की। हमने 7 पे CPC से पहले यह भी प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को CPC यानी 7 CPC जो बनी उन्होंने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन के रूप में उन्होंने लागू कर दिया। जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की थी फिटमेंट फैक्टर 3.68% होना चाहिए और 7th CPC केवल 2.57% की सिफारिश कर रही थी, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना सीधे सहमति व्यक्त की, जो आम तौर पर यही होता है। इसके साथ साथ 7th CPC की प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना, कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से व्यवस्थित होकर राष्ट्रीय परिषद के घटक संगठनों ने हड़ताल भी की। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग पर सरकार को नोटिस, सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत के लिए श्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की और उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री, मनोज सिन्हा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे चर्चा की जाएगी। तो एक ये सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ। मंत्रियों की सहमति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी स्थगित की। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4 से 7% के बीच है। औसतन यह लगभग 5.5% होगी और कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उसमें 80% से अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगी को दिए जाने वाले डीए के बीच अंतर है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। तो केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है। बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है। इसलिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान की क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रहण में भी वृद्धि हुई है। 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं। इसी तरह 2022-23 में आयकर संग्रहण भी सबसे अधिक रहा है और वित्त वर्ष 22-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रहण SGST
की अंतिम रुपए 9,60,764 करोड़ और पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ भारत का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 22-23 में 7.21 से बढ़कर 13.82 लाख करोड़ हो गया है। ये स्रोत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से है। इसी तरह 2023-24 के लिए बजट अनुमान राजस्व संग्रह भी 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 22-23 में सकल राजस्व 30,43,067 करोड़ रुपए था। राज्य की हिस्सेदारी के बाद केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 20,86,661 करोड़ रुपए था। लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या में पिछले दशक से कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव भी है। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का 7.29% है। पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व का लगभग 4% है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो भी ध्यान में रखें कि यह भी सिफारिश की गई है कि मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना, यानी आप सभी जानते हैं जो वेतन आयोग लगता है हर 10 वर्ष बाद लगता है, लेकिन सिफारिश ये की गई थी कि मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन अफ्रोड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जो कि एक आम बात है। और शिमला स्थित श्रम ब्यूरो समय समय पर इसकी समीक्षा भी करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर उस मैट्रिक्स में के संशोधन को आधार बनाया जाना चाहिए। अब आती है मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात। सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरकार ने अब तक न तो उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार किया है और न ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने अभी तक किसी भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह समझें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए पहले ही 50% तक पहुंच चुका है। 1 जनवरी 2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए 50% को पार कर जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं और हर महीने अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करना होता है। इससे उनका घर ले जाने वाला वेतन काफ़ी कम हो जाता है। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 जो अब 2021 के तहत है, पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर सहमत नहीं हुई है। उन सभी उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए अब तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करने और केंद्रीय वेतनमान भत्ते पेंशन अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से अब आप केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। इसलिए कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करे। शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी। तो दोस्तों आपने देखा 8वें वेतन आयोग के संबंध में जो पत्र आपके पास भी पहुंचा है, नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। तो सिफारिशों को जो बताया गया है उसमें स्पष्ट रूप से शिव गोपाल मिश्रा है, उन्होंने सिफारिश की है कर्मचारियों की ओर से कि केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। अब जो सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए, अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। कर्मचारी पक्ष की ओर से ये सिफारिश प्रस्तुत की गई है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन